हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th के सिविक्स से आता है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। मैंने इसके प्रीवियसली, हालांकि लेक्चर वो थोड़ा लंबा हो गया था, प्रीवियसली एक लेक्चर में लगभग आधा चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। क्लास 10th टर्म 2 एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आ रहा है ये। इट इज ऑल अबाउट, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फॉर दिस ईयर, इट्स रिलेट्स टू NTS एग्जामिनेशन 2022। ओके, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा उसको एक बार उस पर ग्लिम्स डालते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले इसका इंट्रो से स्टार्ट किया था। हमने इंट्रोडक्शन में इसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे, सबसे पहले तो कि कैसे जेंडर अफेक्ट करता है पॉलिटिक्स को। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें पूरे तरीके से हमने जेंडर को ही एक तरीके से हाईलाइट किया था, और जेंडर से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर से रिलेटेड जो भी हमारे कंसेप्ट कनेक्टेड होते हैं पॉलिटिक्स से, उन सब को हमने डिस्कस किया कि कैसे बायस होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे है, विमेन का पोजीशन क्या है, एंड ऑल अबाउट। ठीक है, हमने जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर डिस्कस किया था। फिर हम पहुंचे, हमने यहाँ पे देखो जेंडर एंड पॉलिटिक्स जो है वो कितने सेगमेंट में हमें अफेक्ट करती है उसको हम देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे सेक्सुअल डिविजन्स हमारे यहाँ है लेबर्स में, फिर उसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। सेकंड नंबर पे जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि विमेन की पावर को लेकर के सामने रखने में किस तरह से फेमिनिस्ट मूवमेंट ने बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया, जिसके अंदर भी हमने ये देखा कि कैसे ये फेमिनिस्ट मूवमेंट के थ्रू किन किन चीज़ों के लिए ये लोग डिमांड करते हैं, वो चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा कि ये जो डिस्क्रिमिनेटेड विमेन है इनका लाइफ के साथ में, मतलब किन किन एस्पेक्ट्स में ये अफेक्ट होती है इनकी लाइफ। तो सबसे पहले वी कैन कंपेयर कि लिटरेसी रेट में कितना पीछे हैं, जो वर्क इनके करते हैं उसके अंदर इनको कितना कम वेजेस दिया जाता है, और अनपेड वर्क कितना करते हैं। फिर सेक्स रेशियो की हमने बात की। देन फाइनली फिर डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी हमने देखा कि हाउ दे बिकेम द विक्टिम्स फॉर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। फिर इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि कैसे यहाँ पर इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उसके भी कुछ पॉइंट्स हमने देखे, कुछ नहीं काफ़ी सारे थे वैसे तो। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द थिंग्स कि कैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशनशिप, विमेन का पार्टिसिपेशन, विमेन का पोजीशन इन पॉलिटिक्स क्या प्रेजेंटली है एंड व्हाट शुड बी इन फ्यूचर। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। हमने यहाँ पर ये भी देखा कि वर्ल्ड के अंदर हमारे विमेन, हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कितना है कंपैरेटिवली हमारे, मतलब देश की, वर्ल्ड के जो अलग अलग नेशंस हैं उसको कंपेयर किया जाए तो। एंड लास्ट हमने हमारा लेक्चर खत्म किया था कि हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम सच सिचुएशन, तो उसको हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर भी हमने बात की थी। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज रिलीजन, धर्म। ठीक है, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि आप कितना इसको समझते हैं, कितना धर्म के साथ कनेक्टेड हैं, और कितना इस चीज़ के अंदर एग्री करते हैं कि जो धर्म होता है वो हमारी पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। रिसेंटली एग्जाम्पल आपके सामने आया यूपी के अंदर, जिसमें पूरे तरीके से जो मैं पर्सनली समझता हूँ, जानता हूँ, तो उसमें धर्म को बेस बनाया गया और उसके बिहाफ पे वोट्स मांगी गई। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट हाँ मैं इस बात, आप भी ये चीज़ जानते होंगे कि कुछ एक क्लास ग्रुप लाइक हिंदूज पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंड मुस्लिम्स एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो चुके थे यूपी इलेक्शंस में। ठीक है, क्योंकि यूपी सबसे ज़्यादा सीट्स रखता है लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी, और असेंबली सीट्स भी उनके पास सबसे ज़्यादा है, डिस्ट्रिक्ट्स भी उनके पास सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी भारत की सबसे ज़्यादा वहीं रहती है। सो ओवरऑल पॉलिटिक्स में यूपी का एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर यूपी से बच्चे इस चीज़ को, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आई मेक यू कॉन्ग्रेट्स दैट यू हैव अचीव्ड अ ग्रेट गोल, कि आपके पास में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कॉन्टिन्यूसली लगातार बेहतर करती जा रही है, एंड जो लोग हैं वहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, कुछ लोग तो इतने ज़्यादा समझदार हैं कि वोट डालने नहीं जाते, बट कुछ ऐसे भी हैं जैसे यूपी स्टेट। वी आर रियली ग्रेटफुल कि वहाँ पे लोग जो हैं वो वोटिंग के थ्रू अपना जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में वो पूरे तरीके से देते हैं। ठीक है, सो धर्म हर जगह जुड़ा हुआ होता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो, आपकी गवर्नमेंट हो, आपकी वर्ल्ड अफेयर्स हो, वहाँ पे धर्म का
इन्वॉल्वेंस हमेशा रहता है। सो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, देखिए, धर्म, religious differences are often expressed in field of politics। बिल्कुल सही बात है, और ये हमने पॉलिटिकल पार्टी वाला जो चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया था कि जो धर्म होता है ना, हमारे यहाँ पे कांग्रेस एंड बीजेपी, इन दोनों ने अपने अपनी जो पॉलिटिक्स को खेला है उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने धर्म को बीच में जरूर रखा है। हालांकि वी कैन नॉट से, और हम मतलब सभी के पास में अपनी सोचने की आज़ादी है, सभी के पास अपने बोलने की आज़ादी है, और इवन पॉलिटिक्स के अंदर तो ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होती है कि लोग अपने पसंदीदा लोगों के साथ में या उनको कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करते हैं। दे आर हैविंग द पावर दैट जिसको वो चाहते हैं उसको वोट दे सकते हैं। तो वी कैन नॉट क्वेश्चन मार्क ओवर दैम कि आपने किसी एक पर्टिकुलर धर्म के आधार पर बीजेपी को चुना या फिर कांग्रेस को। गॉट इट। सो ये चीजें हमारे यहां पर होती हैं। तो इसमें गांधी जी का व्यू क्या था रिगार्डिंग रिलीजन पॉलिटिक्स के अंदर अगर बात करें तो देखो, गांधी जी इस बात को, क्योंकि अर्लियर स्टेजेस में देखें और स्कॉलर्स की अगर हम बात करें तो फॉर श्योर गांधी जी वॉज वन ऑफ देम, जिन्होंने हमारे इनिशियल स्टेजेस में हमारे देश को, जब इनिशियली इंडिपेंडेंस के पहले से कह सकता हूं और इंडिपेंडेंस दिलाने के बाद तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इनके थॉट बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन दैट ही हैज गिवन द व्यूज ओवर द रिलीजन। बहुत ही सिंपल भाषा में इन्होंने कहा कि भैया देखो, धर्म को आप अलग नहीं रख सकते हो, चाहे राजनीति हो, चाहे आपके पर्सनल सैक्रामेंट्स हो, पर्सनल आपके व्यूज पॉइंट हो, या और कुछ भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप धर्म को अलग नहीं जोड़ सकते। वो अलग बात है आप नास्तिक हो जाओ, ठीक है। तो गांधी जी कहा करते थे कि रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स सिंस इट इज प्रोवाइड्स यू विद द मॉरल वैल्यूज। अगर आपके मॉरल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो आप पॉलिटिक्स को भी उससे अलग नहीं कर सकते। यहां पर एक तरीके से अलग हो सकता है कि आप बिल्कुल ही धर्म को मानते ही नहीं हो, कोई भी जो आपके धर्म से, आप जिस भी धर्म में आपने जन्म लिया उस धर्म में आप रिलेट नहीं कर रहे हो, उसकी किसी भी वैल्यू को अगर आप ऐड नहीं करते हो अपने लाइफ में, तो जरूर है कि आप पॉलिटिक्स में भी उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। बट हां, अगर आप मॉरल वैल्यूज फॉलो कर रहे हो आपके धर्म की, तो आप पॉलिटिक्स से भी अछूते नहीं रहेंगे। उनका ये बात में बिलीव था कि पॉलिटिक्स हमेशा, देखो, he believed that politics should follow the ethics drawn from religion। इन्होंने किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं कहा, इन्होंने सारे रिलीजन की जो एथिक्स हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, उसके लिए इन्होंने, गांधी जी ने एक थॉट रखा था, हालांकि खुद फॉलो नहीं कर पाए थे, बट कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि हर धर्म के जो एथिक्स हैं वो हमेशा पॉलिटिक्स में नजर आने चाहिए। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के लिए ये नहीं कहता कि आपको दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करनी है। हालांकि कुछ क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कभी भी किसी चीज़ का ट्रांसलेशन किया जाता है ना, तो अगर वो ट्रांसलेशन गलत तरीके से कर दिया और इफ द पीपल आर फॉलोइंग दैट ट्रांसलेटेड बुक, सो फिर वो चीज़ों को अपने तरीके से समझने लग जाते हैं। कई बार तुमने एग्जाम्पल देखे होंगे कि किसी एक बात को लोग अलग अलग तरीके से कह रहे होते हैं और लोग फिर उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं, जो चीज़ शायद उसका मतलब एसेंस नहीं है, यू नो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक लाइन है, सिंपल सा उसका ट्रांसलेशन करना है, तो अगर मैं 4 लोगों को कहूंगा ट्रांसलेशन करने के लिए, तो अलग अलग ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आपने उस थॉट को कैसे समझा है, आपने कितना अपना दिमाग लगा के उस सही लाइन को अपने तरीके से समझा। हालांकि लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने बेनिफिट्स के लिए उसको तोड़ मोड़ करके लोगों के सामने पेश कर दिया। ऐसा हुआ हमारे यहाँ पे मुगल टाइम ड्यूरेशन से ही, जो चीज़ जैसी नहीं थी उस चीज़ को वैसा बना दिया गया। दूसरे पॉइंट में यह बताया कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो ह्यूमनिस्ट होना चाहिए, लाइक ह्यूमन के वेलफेयर में होना चाहिए। ओके, एंड जो धर्म है और जो पॉलिटिक्स है, दीज 3 थिंग्स मस्ट कम टुगेदर। एक तो आप मानवता रखें, धर्म को साथ रखें और पॉलिटिक्स को साथ रखें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो ह्यूमन, यहां पे ह्यूमन राइट्स होगा, ठीक है, ह्यूमन राइट ग्रुप्स, एन नहीं है, नाइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स हैं। ओके, सो ह्यूमन राइट ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड that the most of the victims of the criminal riots in our country are people who come from the religious minority groups. So they have demanded that the government should take special steps to protect religious minority. बहुत ही सिंपल है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया, समझाया भी कि कोई भी धर्म ये नहीं कहता बेटा कि किसी एक व्यक्ति से आपको नफरत करनी है, किसी एक पर्टिकुलर क्लास ग्रुप को आपको ज़्यादा प्रमोट करना है, डिमोट करना है, रेस्पेक्ट करना है, डिसग्रेस करना है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, क्रिश्चियन हो, या फिर और भी सिख हो गए अपने, कोई भी हो, वो कभी भी इस तरह से इन चीज़ों को क्वेश्चन मार्क नहीं करते कि कोई अलग दूसरे रिलीजन का पार्ट है।
एंड ही इज परफॉर्मिंग देयर रिचुअल्स, तो आपको उसको रेस्पेक्ट करना है नहीं करना है, कोई भी रिलीजन इंटरफेयर नहीं करता। वो सिर्फ अपनी टीचिंग्स प्रीचिंग्स के थ्रू आपको एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। और अगर धर्म ही आपको एक गलत रास्ते पर ले जाए तो फिर वो धर्म ही किस बात का। तो यहां पर वही कहा गया है कि हमेशा ऐसा देखा गया दैट जो भी ह्यूमन राइट ग्रुप्स थे जो ये डिमांड करते थे देश में कि हमारे ह्यूमन वेलफेयर के अंदर जो भी या एज अ ह्यूमन जो हमारे राइट्स हमें मिलने चाहिए वो नहीं हमें मिल रहे हैं, तो ऐसा देखा गया। ये उन लोगों के साथ हुआ जहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग जहाँ कम थे उनके साथ इस तरह का मिसबिहेव देखने को मिला। बट यू मस्ट फील प्राउड कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है। हालांकि कई जगह पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ जो मेजॉरिटीज़ हैं वो मेजॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ पर या उनको सप्रेस करना स्टार्ट कर देती हैं। बट हाँ, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर आ जाती है एंड काफ़ी हद तक गवर्नमेंट इस बारे में अश्योर्ड भी करती है हमें कि इस तरह का कुछ भी अगर होता है तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, सो यहाँ पर यही बात कही गई थी। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट में बात करते हैं कि विमेन, और विमेन का मतलब पहले तो देखो गांधी जी का व्यू पॉइंट ओवर द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, फिर हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स का रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के साथ में कोरिलेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विमेन। तो ऑफ कोर्स यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे हमने प्रीवियस वाले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में या जेंडर पॉलिटिक्स के अंदर हमने देखा था कि विमेन वाज बीइंग विक्टिम, यू नो, क्यों बन रही थी वो, उसके पीछे का कारण ये था कि सबसे पहली चीज तो उनको अपने राइट्स नहीं बताए जाते हैं बचपन में। एजुकेशन के अंदर काफी वो पीछे रह जाती हैं, तो दे वर नॉट एबल टू हैव और नो देयर राइट्स, जो भी उनको फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए या जो भी एथिकल उनको राइट्स मिलने चाहिए वो जो नहीं दिए जाते हैं। और कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो हमेशा इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती दैट विमेन इन इंडिया मस्ट हैव देयर राइट्स। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैंने आपको बताया, अभी आपने देखा हुआ भी होगा, लिखा हुआ भी होगा 3 तलाक। वी आर नॉट पॉइंटिंग एनी रिलीजन, ओके, और हमारा मकसद किसी एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर या उसके बनाए हुए रूल्स के ऊपर हमारा पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। वी आर जस्ट टीचिंग यू जस्ट बिकॉज दीज वर द सोशल इविल्स। पहली चीज मैं यहां पर करेक्ट करने की कोशिश करता हूं। कई बार क्या होता है, किसी धर्म के अंदर कोई चीज बताई जाती है तो मैंने अभी जैसा कहा था आपको, जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं वो एक सही तरीके से बने हुए थे, उनको इंटरप्रिटेट करने वालों ने इस तरह का इंटरप्रिटेट किया कि लोग उससे मिसगाइड हो गए। जैसे 3 तलाक, एक मुद्दा, एक 3 तलाक पहले ही जैसे शरीयत में लिखा हुआ है। देखो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जब कानून नहीं था, अदालत नहीं थी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बीच में अच्छे से, इतना इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जब दोनों के मुद्दे सुने, 2 पार्टीज के मुद्दे सुने और फिर अपना कोई डिसीजन दे। जब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उस टाइम पर भी धर्म था, तो धर्म ने क्या किया, हर एक चीज का सोल्यूशन देने की कोशिश की। शादी, फिर उसके बाद में तलाक, उसका भी एक सही सिस्टम इन्होंने बनाया। 3 तलाक जो पहले यूज किया जाता था, उसमें जितना मैंने समझ पाया, जितना मैंने स्टडी किया, ये 3 तलाक जो बनाया गया था वो इसलिए था कि एटलीस्ट अ विमेन और अ मैन शुड गेट द थ्री एटलीस्ट अटेम्प्ट्स, कि ठीक है अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है टुगेदर देन यू कैन बी सेपरेटेड। तो ऐसे में तलाक अ वर्ड यू कैन यूज एंड द काइंड ऑफ ये एक तरीके का आपको वार्निंग है कि भैया देखो हमारा सही नहीं चल रहा है, तो वी शुड हैव अगेन ऑप्शन, हमारे पास एक और ऐसा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, देन वी कैन अगेन वी कैन ट्राई। ओके, तो पहला अटेम्प्ट, फिर अगेन तलाक, दूसरा अटेम्प्ट एंड देन तलाक, तीसरा अटेम्प्ट। तो एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट होने चाहिए, उसके बाद ही आप फाइनल करेंगे तीसरे अटेम्प्ट में कि नहीं भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरी जितनी बुद्धि है, जितना मैंने समझा है, पढ़ा है, उसके अंदर होना ये चाहिए था, और शायद इसी कारण से उसमें तलाक 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 वो 3 बार हुआ होगा। बट पीपल नाउअडेज दे हैव यूज्ड लाइक इट अ वेपन, एंड स्पेशली अ मैन यूज्ड इट लाइक ए वेपन, कि अगर ऐसा भी मैंने देखा, कुछ मैंने वीडियोस देखे जब इस पे ये काफी ज्यादा हॉटकेक बन चुका था। सो मैंने देखा कि लोग व्हाट्सएप पर ही भेज रहे हैं तलाक तलाक तलाक, एंड यहां पर विमेन जो है उसको माना जा रहा है कि शी इज नाउ डाइवोर्सी, यू नो। सो सोचो कितनी बड़ी पैथेटिक सिचुएशंस हैं व्हेन समवन इज टाइपिंग तलाक तलाक तलाक, एंड जो औरत है, जो विमेन है, शी इज गेटिंग डाइवोर्स, एंड दिस राइट इज ओनली हैविंग इन द हैंड्स ऑफ मैन, यू नो। द विमेन इज नॉट हैविंग सच राइट, ओनली मैन कैन डू दैट। तो ये भी एक चीज थी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। सो इस तरह की जो सोशल लेवल है, हालांकि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया कि जब इसका ओरिजिन हुआ था, ये चीज जो लिखी गई थी, उसका मेन जो कंसेप्ट था वो ऐसा नहीं था, ये जो सिस्टम था ऐसा नहीं था, बट इसको लोगों ने बना दिया, एंड अल्टीमेटली सफर किसने किया, विमेन ने किया।
यहां पे विमेन का रिलीजन एंड पॉलिटिक्स से क्या रिलेशन, तो यही रिलेशन सबसे बड़ा कि रिलीजन में किसी भी धर्म के अंदर विमेन को हमेशा टारगेट किया गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कोई धर्म इस चीज को नहीं बनाता, किसी धर्म ने विमेन को ऊंचा या नीचा नहीं रखा, किसी से कम या ज्यादा नहीं रखा। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा बच्चा, मतलब बड़ा तो बच्चा क्या होगा, बूढ़ा इंसान भी, हैविंग द इक्वल राइट्स। बट जिसने उसको इंटरप्रिटेट किया, जिसने उसको समझाया लोगों को, उसने अपने तरीके से, अपनी बुद्धि से उस चीज को कन्वर्ट कर दिया। तो मैं यहां पर भी वही चीज रिपीट करना चाह रहा हूं दैट कोई भी धर्म किसी को सप्रेस या ऑप्रेसर नहीं बनाता, वो उसको जो इंटरप्रिटेट करने वाले हैं, जो मीडिएटर्स हैं, जो समझाने वाले हैं, वही उसको सही और गलत बनाते हैं। सो यहां पर अगर विमेन की पोजीशन हम देखें तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसे धर्म थे, कुछ ऐसे, हालांकि हिंदू धर्म में भी है, अगर हम मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं तो हिंदू धर्म में भी था सती प्रथा, कि अगर किसी महिला का, उनके शौहर हस्बैंड अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसको भी जिंदा जला दिया जाएगा उसी की चिता पर, हालांकि बहुत पहले चलता था। दूसरी चीज, उसके सर को मुंडवा दिया जाएगा, उनको गंजा कर दिया जाएगा, या उसको सूरज की रोशनी या उसको दिन देखना भी नसीब नहीं होगा। पहले होता था ऐसा, अगर आपको पता हो इसके बारे में थोड़ा सा, अगर आपने सुना हो कि कोई भी जो विधवा होती थी, शी इज नॉट सपोज टू कम आउट इन सनलाइट, वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकती थी, एंड शी इज नॉट हैविंग द राइट के, मतलब इवन इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी नहीं, और अशुभ माना जाता था इफ अगर उसका कोई फेस भी देख लेता था। और आज भी होता है कई बार कि जो विधवा होती हैं उनको जो भी कोई अच्छे काम होते हैं, शुभ काम होते हैं, उसमें उनको मौका नहीं दिया जाता कोई भी रिचुअल परफॉर्म करने का। तो ये कुरीतियां केवल एक धर्म में नहीं है, सब धर्मों में है। लेकिन मैंने फिर कहा, जब ओरिजिन हुआ किसी धर्म का तब ये चीजें नहीं थी, ये चीजें बनाने वाले भी हम ही हैं, तो मिटाने वाले भी हमें ही होना पड़ेगा। अब देखो, ये तो धर्म के अंदर इस तरह से डिसग्रेस किया गया, तो पॉलिटिक्स में तो होना ही है, क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत जो होती है वो आपके घर से होती है। पॉलिटिक्स, आपने कैसे बचपन में ही ये चीज जान ली कि अगर आपको बाहर का कोई काम है, कोई ऐसा परमिशन लेना है जो मम्मी नहीं दे सकती, केवल पापा से ही ग्रांट लेना पड़ेगा आपको, तो वो चीज तुमने बचपन से ही जान ली, एंड यू हैव नॉट अटेम्प्टेड कि नहीं मैं तो बिना पूछे काम कर लूंगा। उसके पीछे का कारण यही था दैट ये जो चीजें होती हैं हमें शुरुआत से मिलती है, हमारे धर्म से मिलती है, उसके बाद हम फिर उस चीज को परफॉर्म करते हैं। वाई पीपल रिलेट्स टू हिंदुइज्म एंड गिविंग वोट्स टू बीजेपी, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी हो जाती है, उनकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है। वाई मुस्लिम कम्युनिटी हेट्स बीजेपी, स्पेशली वो बीजेपी को ही क्यों हेट करती है? वाई नरेंद्र मोदी इज द टारगेट, क्यों योगी आदित्यनाथ? रीजन क्या है उसका? क्योंकि आइडियोलॉजी हमारी शुरुआत से आती है। क्यों कोई, बहुत सारे लोग हैं जिनको ओवैसी पसंद नहीं है, ऐसा क्यों किसी को राहुल गांधी पसंद नहीं है? ये आइडियोलॉजीज आपको सिखाई जाती है, बताई जाती है फ्रॉम द डे वन, आपकी स्टार्टिंग से, आपके सेक्रामेंट से, आपके रिलीजन से। तो यू कैन नॉट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। आपने जिस रिलीजन के अंदर बर्थ लिया है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उसके थ्रू आपकी आइडियोलॉजी बनेगी, एंड दैट आइडियोलॉजी गिव्स यू द इंटेलेक्चुअलिटी दैट यू विल एक्चुअली चूज अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, मे बी बीजेपी, मे बी कांग्रेस, और मे बी समथिंग एल्स। ओके, सो सच प्रैक्टिसेस एंड सच काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी कम्स फ्रॉम ऑफ कोर्स आवर रिलीजन। सो यहां पर लिखा हुआ भी है, हमारे आइडियाज, हमारे वैल्यूज, जो भी अलग अलग रिलीजन से हम लेकर के आते हैं, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी पॉलिटिक्स में। बट यहां पर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, उसका जवाब आप मुझे देंगे कि क्या जो धर्म होता है उस धर्म को पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व होना चाहिए, या क्या धर्म को इतना राइट मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए दैट पॉलिटिक्स चलाई जा सके धर्म के आधार पर, जैसा अभी हो रहा है, जैसा लोग समझते हैं अभी। देखो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक आपके, हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है, वो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में आता है, ना किसी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की, ना स्टेट गवर्नमेंट की। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करती है। जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स मिल जाते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है, तो इट मेक्स अ क्वेश्चन मार्क ओवर इलेक्शन कमीशन, है ना। और ये जीत और हार ये तय कर देती है कि कौन से धर्म का बोलबाला हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये जो धर्म का इन्वॉल्वेंस है, क्या ये जस्टिफाइड है? ये जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है, एंड इट शुड नॉट बी, होना भी नहीं चाहिए। ओके, सो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, हमारे रिलीजन को देख करके, हमारे रिलीजन से रिलेटेड। होपफुली इन सभी कंसेप्ट को तुम
समझ चुके होंगे। कुछ और चीजें हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं और यहां पर फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं। देखो, धर्म के बारे में मैंने तुम्हें कह दिया कि धर्म क्या होता है, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे। वी ऑल एक्चुअली परफॉर्म एंड डू द प्रैक्टिसेस ऑफ आवर धर्मा, जो भी हमारे धर्म उसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। बट कितनी हद तक ये चीज सही है, ओके, एंड क्या जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमें बेनिफिट दे रहा है एक्चुअल में, और क्या पॉलिटिक्स में इसको इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को एक बार एनालाइज करना है कि पॉलिटिक्स में धर्म और धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स खेलना कितना सही है, यह आप मुझे जवाब देंगे। इसके बाद में मैंने वहां पर जो क्वेश्चन किया, एक बार जो हमारे थॉट हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक थॉट देती है या वो आपको एक्सप्रेस करती है, उसको यहां पर एक बार समझाने की मैं कोशिश करता हूं। हालांकि मैंने ऑलरेडी कहा ये जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनाते हैं। इस तरह के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं लाइक धर्म और पॉलिटिक्स, इस पे तो बहुत सारे डिबेट आप कर सकते हो, बहुत सारे लोगों के साथ आपको इस पे बात करनी चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। सो it is justified with the help of these following points according to book and according to us. We are going to give you some points, some hints, but personally मैं यही चाह रहा हूं कि आप लोग भी इसके बारे में खुद से सोचें। The first thing कि जो लोग होते हैं पॉलिटिक्स में अपनी नीड, अपने इंटरेस्ट को और अपनी डिमांड को रखते हैं, और ये बात मान के चलो ये जो नीड है, ये इंटरेस्ट और ये जो डिमांड है, ये रिलीजियस कम्युनिटीज के थ्रू ही उठाई जाती है। अयोध्या का जो राम मंदिर है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा, बाबरी मस्जिद का ढहना, अयोध्या में राम मंदिर का बनने का एक फैसला आना जज के थ्रू, ठीक है, या कोर्ट के थ्रू। अब बात समझो, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऐसा क्यों हुआ कि इतना बड़ा मुद्दा ये बन गया? क्योंकि मैंने आपको कहा हमारे जो लोग हैं पॉलिटिक्स में धर्म को काफी ज्यादा वो रिलेट करते हैं। इसीलिए पहला पॉइंट कि जो भी सरकार आएगी वो फॉर श्योर किसी ना किसी रिलीजियस कम्युनिटी की नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को और उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए आएगी। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कई सारी चीजें लिखती है। इवन उसमें हालांकि होना तो यही चाहिए कि किसी धर्म को पर्टिकुलर बेस नहीं बनाना चाहिए, बट जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करती हैं, उसमें से एक ये पॉइंट भी है। यू गॉट माई पॉइंट कि लोग हमेशा अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी डिमांड्स, अपने इंटरेस्ट, इन सब को इर्द गिर्द होता है पॉलिटिक्स के अंदर धर्म, ठीक है। तो राम मंदिर बनना चाहिए इसलिए हम आपको वोट देंगे, तो यहां पर धर्म बीच में आ गया। अब ये एक तरीके का ऑब्लिगेशन है ऑन दैट पॉलिटिकल पार्टी दैट दे नीड टू फुलफिल सच डिमांड विच अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी इज आस्किंग, ओके। सो मेकिंग ऑफ राम मंदिर इज द बेस दैट बीजेपी मस्ट टू डू, वो उसको करना ही है। And if you are talking about or having this thought कि what Congress will do, Congress will not write in manifesto that Ram Mandir must be made. वो उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगी ही नहीं। You know why? क्योंकि इसमें एक आइडियोलॉजी हिंदुत्व वाला, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में आपको बताया कि आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी इज हिंदुत्व, एंड if you will talk about the Congress, then Congress having the minority support, that means they will actually carry forward the secularism according to them, but they don't, वो नहीं करते हैं ऐसा, okay? So यहां पर मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहली चीज तो यही है कि आप धर्म इसलिए भी अलग नहीं कर सकते हो क्योंकि लोग आपको वोट ही इसलिए दे रहे हैं। दूसरी चीज यहां पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ये बात आप मान के चलना कि जब यहां पर लीडर्स के सामने ये जो डिमांड जाएगी, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने किसी रिलीजियस कम्युनिटी की एक तरीके से इंटरेस्ट, उनकी नीड्स उनके सामने जाएगी, सो दैट लीडर्स होल्डिंग द पॉलिटिकल पावर, जो जिनके पास जा रही है और जिनके पास में पावर भी है, शुड बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन। तो अब उनको बेचारों को, बेचारे तो नहीं कहना चाहिए मुझे, दे नीड टू एक्चुअली फॉलो, दे नीड टू एक्चुअली फुलफिल एंड दे नीड टू एक्चुअली रिएक्ट ओवर देयर इंटरेस्ट और डिमांड। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऐसे में वो अगली बार तुम्हें वोट नहीं देंगे। दूसरी चीज, अगर आपने उनके साथ में परफॉर्म कर लिया, उनकी बात को मान लिया, तो दूसरी कम्युनिटीज के साथ में आप डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दोगे। ये बात आप बिल्कुल मान के चलिएगा। अगेन मैं कह रहा हूं, यहां पर दो वर्ड्स आपको ध्यान रखने जरूरी हैं। फर्स्ट थिंग, यहां पे मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिकल पावर की। पावर का मतलब होता है जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं। तो जब गवर्नमेंट में
उन लीडर्स के सामने इस रिलीजियस कम्युनिटी की डिमांड जाती है तो वो कैसे उसको परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो उनको एक्सेप्ट करते हैं जो उनके मैनिफेस्टो में था, तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते हैं दूसरे कम्युनिटी ग्रुप के साथ में। और सुनो, यहां पे जो पॉलिटिक्स है किसी भी धर्म के अंदर, जस्टिफाइड एज अ लॉन्ग एवरी रिलीजन इज ट्रीटेड इक्वली। ये तभी केवल जस्टिफाइड हो सकता है जब हर धर्म को इक्वल माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि राम मंदिर जहां बन रहा है ठीक है, बन सकता है राम मंदिर, लेकिन क्योंकि किसी रिलीजियस उनकी जो कुरान है, कुरान के अंदर जो पवित्र किताब कुरान है उसके अंदर ये चीज मेंशन नहीं कि मंदिर वहीं पर होना चाहिए, ठीक है, या उनकी जो मस्जिद है वहीं पर होनी चाहिए, इसीलिए उनको उतना ही इक्वल पार्ट, इवन उससे ज्यादा उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला कि जो मस्जिद का एरिया होगा वो थोड़ा सा उससे सेपरेट होगा, बट एरिया बड़ा होगा एंड जो जो चीजें देव डिमांडेड वो चीजें फुलफिल होगी। यहां पर क्या है, दोनों धर्मों को इक्वल रखा गया। बट अगर कोई व्यक्ति इस चीज को ऐसे ले कि नहीं, केस हमारे फेवर में आना चाहिए था, तो फिर वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं उसको करप्ट बना देती हैं। अभी भी यही हुआ, राम मंदिर भी बन रहा है, बाबरी मस्जिद भी दोबारा बन रही है, बट इसको हाईलाइटेड क्या किया जा रहा है कि राम मंदिर ही बना है। तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने वोट बैंक्स को बढ़ाने के लिए करती क्या है, एक दूसरे को थोड़ा भड़काने की कोशिश करती है, जिससे कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का वोट उनके पाले में आके गिरे। जबकि हुआ क्या है कि राम मंदिर भी बन रहा है और बाबरी मस्जिद भी बन रही है। बात इतनी सी है कि जिस जगह पर वो बाबरी मस्जिद थी उस जगह पर राम मंदिर है, और उसके थोड़ा ही पास में बाबरी मस्जिद दोबारा बन रही है विद अ ग्रेट आर्किटेक्चर, बहुत बड़े आर्किटेक्चर के साथ में। दोनों के अंदर कोई कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि एक को प्रिविलेज मिला है और एक को सप्रेस किया गया है। बट हां, वही चीज कि अगर पॉलिटिक्स में आप रिलीजन को लेकर आते हो तो सिर्फ तभी जस्टिफाइड किया जा सकता है जब आपने हर धर्म को इक्वल ट्रीट किया हो, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक धर्म को अपना बेस बना करके उसका बेनिफिट लेना चाह रही होती है तो फिर जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता धर्म को पॉलिटिक्स के अंदर। सो ये एक और तरीके का सोशल डिवीजन है जो हमने देखा, और नो डाउट धर्म को आप अलग नहीं कर सकते हो, ना अपने आप से ना अपनी पॉलिटिक्स से। आप जान करके, चाहते हुए, अनजाने में कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते ही करते हो। अगर मैं हिंदू धर्म का होते हुए ये कहता हूं, अगर सोसाइटी में खड़े होकर ये कहता हूं कि नहीं मैं तो बीजेपी को पसंद नहीं करता, मैं कांग्रेस को पसंद करता हूं, तो मेरे आसपास जो कि जिनकी आइडियोलॉजी केवल या तो अपने धर्म के आधार पर चलती है, हिंदुत्व के आधार पर चलती है, या फिर और किसी कम्युनिटी के आधार पर चलती है, तो दे विल क्रिटिसाइज मी, और कहीं ना कहीं फिर मैं अप्रॉस एक तरीके से आई विल गेट सच काइंड ऑफ वाइब्स कि नहीं यार मुझे भी ये बोलना चाहिए, अदरवाइज ये मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, यू नो। सो कहीं ना कहीं इस तरह का एक जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमें झेलना पड़ता है अगर आप कहीं अगेंस्ट हो जाते हैं तो मैंने फिर कहा कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये इंटेलेक्चुअल्स की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। धर्म को बेस बनाकर पॉलिटिक्स कभी नहीं खेली जा सकती और नहीं खेलनी चाहिए। सो इसीलिए यहाँ पे सभी धर्मों के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सभी को इस चीज को समझना जरूरी है कि धर्म और पॉलिटिक्स को सिर्फ तभी जोड़ा जा सकता है जब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई हो, इक्वल मौका मिला हो और इक्वल रेस्पेक्ट मिल रही हो, सिर्फ तभी। अदरवाइज रिलीजन का कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स में। गॉट इट? सो आज का लेक्चर रिलेट कर रहा था आपके रिलीजन से, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे कम्युनिटीज की, कास्ट की, ठीक है। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, होपफुली यू विल सी दैट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास, विल मीट यू टुमारो अगेन। थैंक यू सो मच।